गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। साइंस पढ़ रहे हैं अपन और साइंस में आज का टॉपिक है कन्वेक्शन। देखिए कन्वेक्शन क्या होता है। हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज कैरिड फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ सब्सटेंस टू इट्स कोल्डर पार्ट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हॉट पार्टिकल्स इज कॉल्ड कन्वेक्शन। जब हीट जो है वो किस तरह ट्रांसफ़र होती है, एक हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम कन्वेक्शन कहते हैं। हॉट पार्टिकल्स का ये जो मूवमेंट होता है कोल्ड पार्टिकल्स की तरफ, इसे ही हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। ओनली लिक्विड एंड गैसेस ट्रांसफर हीट बाय कन्वेक्शन बिकॉज इन दैम द पार्टिकल्स आर लेस डेंसली पैक्ड एंड फ्री टू मूव। सिर्फ लिक्विड और गैसेस में जो है ये कन्वेक्शन की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है, और मैंने आपको इसका बताया भी था क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी लूजली पैक्ड रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। इस वजह से इसमें इजीली जो है वो कन्वेक्शन की प्रोसेस हो जाती है। जबकि सॉलिड्स में हमने देखा था कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, उनमें है कन्वेक्शन जो है वो इजीली नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनमें पार्टिकल्स एक जगह पे क्या है, स्टेबल हैं, और लिक्विड और गैस में ये चीज़ नहीं है। इसमें जो है पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे से गैप बनाए हुए हैं, तो इसीलिए इसमें कन्वेक्शन इजीली हो जाता है। सॉलिड्स कैन नॉट ट्रांसफर हीट बाय कन्वेक्शन बिकॉज इन सॉलिड्स, ये चीज़ मैंने आपको बताई है क्यों नहीं कर पाते हैं सॉलिड्स कन्वेक्शन की प्रोसेस, क्योंकि उनमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, स्टेबल है, वो अपनी पोजीशन पर एज इट इज़ बने रहते हैं। इस वजह से उनमें ये प्रोसेस नहीं हो पाता है। इसके बाद देखिए यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। ये जो कन्वेक्शन करंट होता है इसका क्या यूज़ होता है, तो फर्स्टली आप देखिए कन्वेक्शन करंट्स इन द ओशियन वाटर। जो ओशियन वाटर होता है, महासागरों में जो पानी होता है उनमें किस तरह से करंट फ्लो करता है, किस तरह से उनमें कन्वेक्शन की प्रोसेस होती है। द ओशियन वाटर नियर द इक्वेटर गेट्स हीटेड बाय द डायरेक्ट सन रेज। देखिए जो महासागर होते हैं, ओशियन होते हैं, ओशियन वाटर पे क्या होता है, सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है। अब जब डायरेक्टली उन पर सन की रेज आ रही है तो खासकर जो इक्वेटर लाइन के क्या है, एसएसटी में आपने पढ़ा होगा इक्वेटर लाइंस क्या होती हैं। तो ओशियन, ऐसे ओशियंस जो इक्वेटर लाइन के बिल्कुल नियर हैं, वहाँ पर सन की रेज डायरेक्ट उन पर आके गिर रही है। जब सन रेज डायरेक्ट उन पर आकर के गिर रही है तो रिजल्ट में क्या होता है कि जो वाटर रीजन होता है धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है और हल्का होने लगता है। वाटर इन दिस रीजन बिकम हॉटर एंड लाइटर। द वाटर ओशियन इन द पोलर रीजन इज कोल्डर एंड देयरफॉर डेंसर। जबकि ऐसे ओशियन वाटर को हम देखें जहाँ पर पोलर रीजन है, जहाँ पर सनरेज नहीं आ रही हैं तो बहुत ही ज़्यादा कम आ रही हैं, तो उससे क्या होता है, वहाँ का जो वाटर है वो कोल्डर रहता है, ठंडा रहता है और काफ़ी डेंस रहता है, काफ़ी घना बना हुआ रहता है। Being lighter, the currents of the warm water starts flowing on ocean or the surface of the ocean from the equatorial region to the polar region। और क्या होता है कि जब जहाँ पोलर रीजन जो है उसकी तरफ में इक्वेटोरियल रीजन जो है वहाँ से वो गर्म पानी की जो वो है लेयर्स जो है उसकी जो लहरें हैं वो उठ करके आने लगती हैं। द करंट्स ऑफ कोल्ड वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द पोलर रीजन टू इक्वेटोरियल रीजन बिलो द सरफेस ऑफ द ओशियन। और इसी तरह क्या होता है कि उनकी जो सरफेस है उससे जो लहरें उठती हैं तो वो इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की तरफ उठ करके आने लगती हैं, उधर की तरफ फ्लो करने लगती हैं। सच फ्लो ऑफ ओशियन वाटर्स फॉर्म ओशियंस करंट। और इस तरह का जो ओशियन वाटर की फॉर्म होती है वही क्या रहता है, ओशियन करंट को डेवलप करता है। देखिए ये तो अपन ने पढ़ा ही है कि कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, कोल्डर रीजन से हॉटर रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ में जो कन्वेक्शन के पार्टिकल्स हैं वो फ्लो कर रहे थे। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि जिस ओशियन के रीजन में जहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, जहाँ पर ज़्यादा हॉट रीजन है, जहाँ पर गर्म पानी हो रहा है, तो वो गर्म पानी क्या हो रहा है, हल्का होकर के
ठंडे पानी की तरफ, जहाँ पोलर रीजन है, जहाँ पर ठंडा पानी है, उसकी तरफ में क्या कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है। और इस तरह से जब वो फ्लो कर रहा है तो उससे ही क्या हो रहा है, ओशियन करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। सेकेंड थिंग देखिए आप, कन्वेक्शन करंट्स इन द एयर ऑफ द रूम। Breathing by the people living in the room increases the percentage of moisture and carbon dioxide in air. जब हम किसी कमरे में रहते हैं, एक कमरे में अगर हम बंद हैं, कमरे के अंदर हैं, तो वहाँ पर जब हम सांस ले रहे हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे मॉइस्चर जो है, नमी जो है वहाँ पर बढ़ने लगती है, धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, ठीक है। ब्रीथ इन क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन, और ब्रीथ आउट में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वहाँ कोई कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने वाला नहीं है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए हम वहाँ पर हैं। तो इस तरह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर की जो परसेंटेज है वो रूम के अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। मोर ओवर द एयर गेट्स वार्म, और इस तरह से क्या होता है, कमरे में धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है, धीरे धीरे गर्माहट आने लगती है। The moist and warm air contains carbon dioxide is light and hence rises up. और इस तरह से क्या होता है, जो गर्म हवा होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो धीरे धीरे लाइट होने लगती है और ऊपर की तरफ उठने लगती है। जैसे ही हवा गर्म होगी, गर्म होते ही वो क्या हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, और लाइट होगी तो ऊपर की तरफ अप साइड वो उड़ना स्टार्ट कर देगी, उठना स्टार्ट कर देगी। It then passes out of the ventilators। और इस तरह से क्या होता है, जो हम ऊपर रोशनदान बनाए रखते हैं, वेंटिलेटर्स होते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, वो बाहर निकल जाती है, वेंटिलेटर्स के थ्रू वो वहाँ से आउट हो जाती है। टू ऑक्यूपाई इट्स प्लेस द कोल्ड एंड फ्रेश एयर फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज फ्लो इन। और अब जब वो गर्म हवा बाहर चली गई तो उसकी जगह पर कौन आ जाएगा, जो ठंडी हवा है, फ्रेश हवा है, जो भारी है, वो उसकी जगह को घेर लेगी, उसकी जगह को क्या करेगी, ऑक्यूपाई कर लेगी। तो ये एक प्रोसेस चल रहा है कि जो हॉट एयर है वो धीरे धीरे ऊपर जा रही है, राइज हो रही है, अपसाइड जा रही है, अपसाइड जा करके वेंटिलेटर्स के थ्रू वो बाहर निकल रही है। और जो कोल्ड एयर थी, जो फ्रेश एयर थी, वो भारी थी, तो भारी होने की वजह से वो धीरे धीरे नीचे आकर के डाउन सेट हो रही है। और इस तरह से क्या हो रहा है, हमारा जो रूम है उसमें क्या हो रहा है, कन्वेक्शन करंट भी प्रोड्यूस हो रहा है। कन्वेक्शन करंट किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, कि आप देखिए एक ही प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है। ओशियन में हमने देखा था कि हॉट से कोल्ड रीजन की तरफ में वाटर की जो सरफेस थी वो फ्लो कर रही थी। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एयर है वो एयर क्या हो रही है, हॉट एयर ऊपर राइज अप हो रही है और वेंटिलेटर से निकल रही है, और फ्रेश एयर, कोल्ड एयर जो है वो भारी है, डेंस है, इस वजह से नीचे आकर के बैठ रही है। और इस तरह से हमें क्या हो रहा है, अच्छा रिलैक्स फील होता है। तो इस तरह से वेंटिलेटर्स जो हैं वो वेंटिलेशन के लिए जो वेंटिलेटर्स लगाते हैं, हम रोशनदान वगैरह लगाते हैं, वो वर्क करते हैं। तो यही यहाँ पर भी इस तरह से क्या हो रहा है, कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस हो रहा है। आफ्टर दैट थर्ड देखिए आप, रूम हीटर्स आर प्लेस्ड एट द फ्लोर ऑफ द रूम। आपने देखा रूम हीटर जो रहता है, रूम हीटर लगाते हैं तो क्या होता है, वो प्लेस्ड एट द फ्लोर ऑफ द रूम, उसके फ्लोर पे लगाया जाता है, नीचे लगाया जाता है रूम में। एयर हीटेड बाय द रूम हीटर राइजेज अप एंड द कूलर एयर फ्रॉम द हायर लेवल कम्स डाउन एंड गेट्स हीटेड टू गो अप अगेन। तो इससे क्या होता है, जब वो नीचे है, क्योंकि ऊपर जो है, ऊपर तो ऑलरेडी गर्म हवा पहुंच जाएगी, हम यही पढ़ रहे हैं कि वो लाइट है, ऊपर पहुंचेगी। अब नीचे की जो एयर रहेगी वो क्या होगी, गर्म होगी। वो गर्म होगी तो हमें क्या चाहिए, हमें उसको वापस से ठंडी होगी, कोल्ड होगी, डेंस हो जाएगी। नीचे है तो नीचे वाले को ही तो हमें गर्म करना है, और नीचे वाले को गर्म करना है, इसीलिए क्या करते हैं, रूम हीटर नीचे डाउन साइड में लगाया जाता है, जबकि आप देखते हैं एसी वगैरह जो है वो अप साइड में लगाए जाते हैं, ऊपर लगाए जाते हैं साइड में। इसके बाद में आ गया है देखिए एयर कंडीशनर। वही एयर कंडीशनर क्यों फिट किए जाते हैं हायर लेवल पर, इसीलिए फिट किए जाते हैं क्योंकि ऊपर जो गर्म एयर पहुंच चुकी है उसको वो ठंडी करके वापस से डाउन साइड में पहुंचा है, और इसीलिए
हम हीटर नीचे क्यों लगाते हैं? क्योंकि नीचे जो डाउन साइड में कोल्ड डेंस जो एयर है वो बैठ चुकी है, उसको वो हीट कर दे, गर्म कर दे, और इस तरीके से गर्मी चाहिए तो हम नीचे लगा रहे हैं ताकि नीचे से हीटर जो इसको गर्म करता जा रहा है। जब हमें ठंड चाहिए, हमें टेम्परेचर डाउन चाहिए, तब फिर हम क्या कर रहे हैं, एसी को ऊपर फिट कर रहे हैं रूफ साइड में, ताकि जो एयर है वो एयर इजीली क्या करे, उसको हॉट एयर को कोल्ड एयर में चेंज कर दे। तो इस तरह से कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है वो चलता है। इजीली आपको समझ में आ ही रहा होगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखिए सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में भी क्या हो रहा है, कन्वेक्शन चल रहा है, ठीक है। सी ब्रीज जो समुद्र की तरफ से ब्रीज आ रही है, पवन आ रही है, हवा से आ रही है, लहर से आ रही है वो, और लैंड ब्रीज जो ज़मीन में से अपनी जो लैंड है, लैंड की तरफ से जो ब्रीज हवाएं उठ रही है, जो पवनें उठ रही हैं वो, ठीक है। तो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज आर एक्चुअली कन्वेक्शन करंट। एक्चुअली ये कन्वेक्शन करंट की ही टाइप होती है। ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम में आपने देखा होगा कि जो ज़मीन होती है, लैंड होती है, वो क्या होती है, गर्म हो जाती है फटाफट से, जबकि सी वाटर जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है, क्योंकि समुद्र में पहले ऊपर की सरफेस होगी, फिर धीरे धीरे बाकी क्या पानी जो है नीचे का वो गर्म होता जाएगा। लेकिन ज़मीन जो है वहाँ पर क्या होगा, फटाफट से वो गर्म होने लगती है। तो द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अपवर्ड। तो जो लैंड पे, ज़मीन पे जो एयर बन रही है वो फटाफट से गर्म हो रही है और ऊपर की तरफ उठ रही है। और टू टेक प्लेस कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव्स टुवर्ड द लैंड। और जो कूलर एयर जो समुद्र की तरफ से जो ठंडी हवा चल रही है वो किसकी जगह ले रही है, लैंड पर आ रही है। तो आप देखिए एक फ्लो चल रहा है, ज़मीन की गर्म हवा क्या हुई, ऊपर उठ गई, समुद्र से आई ठंडी हवा, समुद्र की आई ठंडी हवा ने नीचे की जगह घेर ली, नीचे की जगह पर वो आ गई। तो एक फ्लो बन जाता है कि गर्म हवा लैंड पे से ऊपर जा रही है, इधर से साइड में से ओशियन की जो गर्म एयर है, कोल्ड एयर है, वो आ रही है, उसकी जगह ले रही है, टेक प्लेस करती जा रही है इस तरीके से एक दूसरे को। तो इससे क्या बनता है, सी ब्रीज बनता है, ठीक है। एक सी ब्रीज हो गया कि वो एक दूसरे को रिप्लेस करे जा रही है और इस तरीके से उनका फ्लो चल रहा है। तो क्या हो रहा है, कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और कन्वेक्शन करंट किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, सी ब्रीज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सी ब्रीज। जबकि हम देखते हैं आफ्टर सनसेट, जब सनसेट हो जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे समुद्र का पानी अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे कंप्लीटली नीचे तक गर्म पहुंच गया और इधर जो ज़मीन थी वो धीरे धीरे ठंडी होने लगेगी। तो जो अपन ने सी ब्रीज में पढ़ा है वो पूरा प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा कि अब ज़मीन की तरफ से, लैंड की तरफ से क्या होगा, ठंडी हवाएं जाएगी और उधर सी की तरफ से क्या होगा, गर्म हवाएं ऊपर उठेगी। तो जो प्रोसेस पहले ऐसा हो रहा था वो प्रोसेस अब इस तरीके से जाएगा। तो उससे क्या होता है कि अब लैंड ब्रीज कहलाएगी वो, लैंड ब्रीज, ठीक है। तो इस तरीके से कन्वेक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि यू कैन इजीली सी इन द डायग्राम दैट हियर इज योर सी ब्रीज, किस तरह से प्रोसेस चल रहा है, और हियर इज योर लैंड ब्रीज। तो दोनों में जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यही हमारा प्रोसेस था किसका, कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन ही पूरा आज का अपना टॉपिक था और आपको कन्वेक्शन इजीली समझ में आया होगा कि किस तरह से ये फ्लो करता है। मोस्टली ये लिक्विड और गैसेस में ही, गैसेस फॉर्म में ही क्या होता है, फ्लो करता है। सॉलिड्स में ये इजीली फ्लो नहीं करता। सॉलिड के लिए हमने कंडक्शन पढ़ा ही था। कन्वेक्शन हमारा पूरा प्रोसेस किसके लिए है, गैस एंड लिक्विड के लिए, ठीक है, ताकि उनमें इजीली जो पार्टिकल्स है उनकी पोजीशन भी चेंज होती जाती है और इस तरीके से वो पार्टिकल्स हॉट से कोल्ड की तरफ, कोल्ड से हॉट की तरफ जो है वो मूव करते जाते हैं, ठीक है। तो यही अपना आज का टॉपिक था, आज की क्लास थी। आप लोगों को समझ में आया होगा इजीली कि किस तरह से कन्वेक्शन की प्रोसेस होती है। कन्वेक्शन की प्रोसेस में जो हॉट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोल्ड पार्टिकल्स की तरफ मूव करते हैं और इसी तरह से एक कंप्लीट फ्लो बनता है और उसी को हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। यही अपना कन्वेक्शन करंट था। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि रेडिएशन क्या होता है। इससे पहले अपन ने कंडक्शन पढ़ा, आफ्टर दैट हमने कन्वेक्शन पढ़ा। अब अपन रेडिएशन देखेंगे कि रेडिएशन का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से रेडिएशन होता है,
क्या इसका वर्क होता है, यूजेस होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो सारी प्रोसेस अपन रेडिएशन में देखेंगे। आज की क्लास अपनी यही थी, आप इसे अच्छे से देखिए, समझिए। हैव अ गुड डे।